हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम डेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे किंग्स ऑफ कैपिटल जो मार्सलस इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल सेगमेंट का पोर्टफोलियो है उसके 12 स्टॉक्स देखेंगे। तो ये बेसिकली बैंक्स है, एनबीएफसी है या ब्रोकरेज फर्म है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, इस तरीके के 12 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में अभी इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि लास्ट कुछ साल से जो है फाइनेंशियल सेक्टर ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया एंड इट बिकम्स अ क्लासिक केस ऑफ कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। तो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने आइडेंटिफाई किया था कि जो स्टॉक्स या कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है 2-3 साल 4 साल अंडर परफॉर्म करता है तो वहां पे आपको उसमें निवेश करने का सोचना चाहिए और रेदर जो स्टॉक जो है कोई पर्टिकुलर सेक्टर जो है आपको बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्म करता है कंपेयर टू इट्स मीडियन रिटर्न्स इन लास्ट 5 years, तो उस केस में हमें एग्जिट करना होता है। इस तरीके की टैक्टिकल कॉल लेनी होती है। एंड सिमिलरली करेंटली अगर मैं बात करूं तो फाइनेंशियल सेक्टर इज वन सेक्टर जहां पे कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के हिसाब से काफी अच्छा सेक्टर है जो निवेश करना चाहिए एंड यही प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से सौरभ मुखर्जी ने खुद जो है किंग्स ऑफ कैपिटल रिसेंटली इन लोगों ने ऑलमोस्ट 1 साल पहले इसको लॉन्च किया है। एक और खास बात यह है कि अगर आप पी रेशियो भी देखोगे लास्ट 5 years में तो जहां पे कंपनीज लाइक एशियन पेंट है, पीडलाइट है या इन्फोसिस है, टीसीएस है, इनके लगातार पी रेशियो रीरेट हुए लास्ट 5 years में मीडियम पी से काफी ज्यादा पी रेशियो पे ये ट्रेड कर रहे हैं। और वही कंपनीज लाइक एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, इनके पी रेशियो जो है ये डिक्रीज किया है, यानी बिजनेस तो ग्रो हुआ है लेकिन उस हिसाब से इनको वैल्यूएशन नहीं मिली। तो फर्दर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन ये है कि इनके प्राइसेस बहुत अच्छी तरीके से राइज होंगे ताकि इनका पी रेशियो एटलीस्ट मीडियन रेशियो पे आ जाए। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है जो समझ लेते हैं कि इंडिया में पोस्ट पैंडेमिक अगर आप देखोगे तो रिसेंटली आरबीआई ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया था एंड आने वाले टाइम में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस, स्पेशली जो प्री कोविड लेवल था अराउंड 5.2% के आसपास, वहां पे पहुंचने की हाईली चांसेस है। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि लास्ट 20 years में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 4 times रेपो रेट हाइक हुए थे। दिस वाज समवेयर अराउंड 2005 से लेकर 2008 के दौरान, देन अक्टूबर 2009 से लेकर समवेयर इन फरवरी 2012 एंड देन नवंबर 13 से लेके जनवरी 2015 एंड देन दिसंबर 17 से लेके फरवरी 19, ये 4 हाइक्स थे। और ये सेम पीरियड में अगर मैं आपको चार्ट में भी दिखाऊं तो मोस्टली निफ्टी बैंक जो डॉटेड लाइन है एंड कंपेयर टू निफ्टी 50 जो ब्लैक लाइन से आप देखो मोरलेस इन लोगों ने सिमिलर परफॉर्म किया है या निफ्टी बैंक ने आउट परफॉर्मेंस दिया, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस दिया है और यहाँ पे अगर हम देखें तो हल्का सा आउट परफॉर्मेंस रहा। एंड इवन अगर हम देखें 2018 के आसपास के जो रेट हाइक थी तो वहां पे भी आउट परफॉर्मेंस था। और ये जो पर्टिकुलर है 2005 to 2008 इसमें निफ्टी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी ने भी स्लाइटली लेसर देन निफ्टी 50। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब इंटरेस्ट रेट हाइक होती है तो उसमें बैंक्स और स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर को एक्चुअली बेनिफिट होता है। अब 2 एग्जिट्स जो रिसेंटली मार्सलस ने किया है इन किंग्स ऑफ कैपिटल, तो पहला है एयू स्मॉल फाइनेंस। तो एयू स्मॉल फाइनेंस जो है वो एग्जिट हुआ है एंड होम फर्स्ट फाइनेंस की एंट्री हुई है। तो दिस इज वन प्राइमरी रीजन जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। तो यहाँ पे आप देखो होम फर्स्ट फाइनेंस जो है इट हैज अ हायर लॉन्जिविटी स्कोर देन एयू स्मॉल फाइनेंस, तो दैट इज वाई एयू स्मॉल फाइनेंस को एग्जिट किया गया है फ्रॉम किंग्स ऑफ कैपिटल पोर्टफोलियो। और वहीं मैं सेकंड कंपनी की बात करूँ तो एमएस मैस फाइनेंशियल सर्विसेज, दिस इज अगेन अ वेरी गुड कंपनी बट क्योंकि इन्फो एज जो है वो लॉन्जिविटी स्कोर के हिसाब से बेटर परफॉर्म कर रहा है तो मैस फाइनेंशियल से एग्जिट किया गया एंड इन्फो एज में एंट्री की गई है। तो एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक जो है ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है इन इंडिया एंड 15% के आसपास की बुक जो है वो हाई यील्डिंग लोन रेट पे दी है, बेसिकली जहाँ पे हाई इंटरेस्ट आप चार्ज कर सकते हो इन बिजनेस लाइक पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, इस तरीके के बिजनेस से इनकी 15% लोन बुक जो है वहां से रेवेन्यू आता है। इससे कंपनी को रेवेन्यू ग्रोथ जो है अच्छी होने वाली है, इससे बेसिकली नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है हायर निकल के आएगी। नंबर्स की बात करूं तो सेल्स 3 years एंड 5 years दोनों जगह ऑलमोस्ट 10% के आसपास है और वहीं प्रॉफिट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास से ग्रो हुआ है। और आरओसी एंड आरओई अगर हम देखें तो हेल्दी है। आरओसी बैंकिंग के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है बट नेवरदलेस आपको एक आइडिया मिलेगा कि आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से आरओसी निकल के आएगी क्योंकि बैंक जो है ये आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। और वहीं आरओई देखे तो 18% के जो कि काफी अमेजिंग है। और वहीं अगर मैं पीएनएल में जाऊं तो ईपीएस जो है लगातार 2011 से लेकर 2022 लगातार ईपीएस जो ग्रो किया है जो सिग्निफाई करता है कि बिजनेस काफी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो लास्ट 5 years में 68% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने एंड सीएजीआर लेवल पर ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न्स दिए। अगली कंपनी की बात करूं तो कोटक महिंद्रा बैंक, तो दिस इज अगेन वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया एंड इसकी कासा रेशियो जो है 60% के ऊपर है और हाईएस्ट है इन द बैंकिंग इंडस्ट्री एंड 70% ऑफ द लोन बुक जो है वो फ्लोटिंग रेट पे है। तो इससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे हाइक होगी ये फर्दर कस्टमर्स को पास ऑन कर देंगे। नंबर्स की बात करूं तो 3 years एंड 5 years दोनों जगह ऑलमोस्ट 10% के आसपास स्टैग्नेंट है। सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो लास्ट 3 years एंड 5 years दोनों जगह
जो है लेस देन 10% ही है। और इसका प्राइमरी रीजन कि लास्ट कुछ टाइम से जो है बैंकिंग बिजनेस जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है इन इन्फ्लेशन एनवायरमेंट। और वही प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास हेल्दी है। आरओसी देखे तो ऑलमोस्ट 7% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है। और आरओई जो है वो 14% के आसपास है, विच इज वेरी गुड इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो बैंकिंग इंडस्ट्री में आरओसी आपको बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा बिकॉज इट्स इन अ लेंडिंग बिजनेस। इनफैक्ट ज्यादातर लोग आरओसी देखना पसंद भी नहीं करते, बट क्योंकि हम लॉजिकली समझते हैं डेट इज बेसिकली जो इनकी बैंक में जो लोगों ने डिपॉजिट किया पैसा वो ये डेट की तरह आता है कंपनी को, तो उस पर ये बहुत ज्यादा फर्दर इसको लेंड करते हैं। तो जो डिफरेंस है दैट इज द नेट इंटरेस्ट मार्जिन, इसलिए इनकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी जो है उस हिसाब से होती है। एंड रिटर्न इक्विटी 15% इज वेरी गुड इन बैंकिंग इंडस्ट्री। ईपीएस की बात करूं तो लगातार ईपीएस जो 2011 से लेकर 2022 आप देखो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और वहीं अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो लास्ट 5 ईयर्स में 97% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जो सीएजीआर लेवल पे ऑलमोस्ट 14.5% के होते हैं। अगली कंपनी की बात करूं तो एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक जो है ये अगेन इनकी जो 62% ऑफ द एसेट है बेसिकली जो लोन्स दिए हैं वो फ्लोटिंग रेट है। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट हाइक होगी तो ये कस्टमर्स को पास ऑन कर देंगे। और वही लाइबिलिटी साइड यानी जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो कासा रेशियो पे ऑलमोस्ट 45% है। एंड रिसेंटली एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक का इंडिया का रिटेल बिजनेस एक्वायर भी किया है, जिससे इनकी कासा बुक जो है और ज्यादा ग्रो होगी और इससे फर्दर इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है लोअर हो जाएगा। नंबर्स की बात करूं तो सेल्स ग्रोथ इन 3 years and 5 years ऑलमोस्ट क्लोज टू 10% है। वही प्रॉफिट देखे तो 3 years में ऑलमोस्ट 40% एंड 5 years में 29% है, जो कि काफी अच्छा है। और आरओसी देखे तो कंपेयर टू कोटक एंड एचडीएफसी थोड़ा सा कम है, बट आरओई जो है ऑलमोस्ट 13.5% का, जो कि काफी अच्छा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस जो लगातार ग्रो हो रहा है। 2018 के आसपास इनका ईपीएस डिक्लाइन हुआ था, दैट वाज बेसिकली एक्सिस बैंक में काफी इश्यूज चल रहे थे समवेयर इन 2018, पर चीजें वहां से टर्न अराउंड हुई है। एंड इफ यू सी रिसेंटली इन लोगों ने अपनी ईपीएस काफी अच्छे तरीके से ग्रो भी की है। और वही रिटर्न्स की बात करूं तो कंपनी ने बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट नहीं करके दिया है लास्ट 5 years, एंड लास्ट 5 years में 33% के रिटर्न्स है। सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 5.5% के रिटर्न्स है। तो ये रिटर्न्स के बारे में मैं लास्ट में डिस्कस भी करूंगा। अगली कंपनी की बात करूं तो एचडीएफसी लाइफ। तो एचडीएफसी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो बिजनेस में ये बेसिकली एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में जो है इंश्योरेंस बिजनेस जो है यहाँ पे लॉन्ग डेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जहाँ पे आपको रेगुलरली जो है प्रीमियम आती रहती है। एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट के माहौल में क्या होता है कि आप फर्दर वो पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो और आपके यील्ड भी है उस तरीके से राइज होते रहते हैं। तो उस हिसाब से इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इन राइजिंग इंटरेस्ट एनवायरमेंट। नंबर्स की बात करूं तो इनकी सेल्स जो है काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुई है इन 3 years and 5 years, बट प्रॉफिट जो है ये बहुत अच्छा नहीं है इन रिसेंट टाइम। दैट इज प्राइमरली बिकॉज कि कोविड की वजह से काफी ज्यादा यहाँ पे लोगों ने क्लेम किए हैं। एंड इन ऑर्डर टू मेक अ गुड रेपुटेशन इन्होंने अपने क्लेम्स जो है उसको सेटल भी किया है। और फर्दर ये बेसिकली ये जो कोविड के टाइम पे जो ये जो माहौल बना हुआ है, इतने रीइंबर्समेंट हो रहे हैं, तो उसके इसमें जो है फर्दर इनका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होगा, क्योंकि लोगों को रियलाइज होगा कि इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। वही पीएनएल में जाऊं तो ईपीएस जो है लगातार ग्रो हो रहा है, आप देख सकते हो। सिंस 2011 अगर हम देखें तो 1.36, 2.24, 3.64 इस तरीके से लगातार ग्रो हो रहा है। हालांकि रिसेंट टाइम में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, दैट इज प्राइमरली क्योंकि कॉस्ट इनका बढ़ गया है एंड बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं हुआ इन लास्ट 1 year। तो दिस इज वन रीजन बिकॉज ऑफ विच ईपीएस हैज नॉट ग्रोन सब्सटैंशियली इन दिस ईयर। और वहीं अगर मैं रिटर्न्स की बात करूं तो 67% के रिटर्न्स दिए इन लास्ट 5 years। सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 10.5% का सीएजीआर ग्रोथ है। अगली कंपनी की बात करूं तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ये एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, जहाँ पे एक चीज समझने की है सबसे पहले कि जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो है अंडर राइटिंग में बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाती है। अंडर राइटिंग यानी जो आप इंश्योरेंस का जो कोर बिजनेस है, जहाँ से आप बेसिकली पैसा लेते हो और फिर क्लेम्स को सेटल करते हो, उसमें बहुत पैसा नहीं बनता है। पैसा इनका मेजरली इस हिसाब से बनता है कि जो प्रीमियम्स कलेक्ट होते हैं उसको फर्दर ये इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आते हैं ना, दैट इज प्राइमरली द सोर्स ऑफ इनकम फॉर दीज इंश्योरेंस कंपनी एंड नॉट जस्ट अबाउट आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इन जनरल सारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए इस तरीके से इनका मेन सोर्स ऑफ मनी होता है। और कंपनी जो है ये अच्छे तरीके से ग्रो भी हुई है इन लास्ट फ्यू ईयर्स। आने वाले टाइम में जो है इस तरीके से लोगों को रियलाइज हो रहा है पैंडेमिक के दौरान हेल्थ इंश्योरेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इनका बिजनेस भी ग्रो होगा। और वहीं मैं कुछ नंबर्स की बात करूँ तो प्रॉफिट लास्ट 3 years एंड लास्ट 5 years में ऑलमोस्ट 10% के आसपास है। और वहीं सेल्स ग्रोथ की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, 12% है, स्लाइटली हायर देन 10% है। आरओसी देखे तो ऑलमोस्ट 20% का है, विच इज वेरी गुड। एंड आरओई जो है ऑलमोस्ट 15% का है। तो एनीथिंग अबव 15% आरओसी एंड आरओई इज वेरी गुड। वहीं ईपीएस ग्रोथ की बात करूं तो ईपीएस इनिशियली नेगेटिव था, क्योंकि इन लोगों ने इनिशियली जो है बिजनेस सेटअप में लॉसेस भी हुआ था, बट धीरे धीरे जिस तरीके से इनका बिजनेस जैसे जैसे ग्रो हुआ चीजें टर्न अराउंड हुई, प्रॉफिट में आने लगे। एंड अगर आप रिसेंट टाइम में देखो तो लगातार इनका ईपीएस भी ग्रो हुआ है। और जैसे मैंने कहा कि लास्ट 1 year में जो है फाइनेंशियल सेक्टर में स्पेशली जो है बहुत अच्छे तरीके से बिजनेस ग्रो हुए नहीं हुए। एंड प्लस जो एक और चीज ये हुई है कि एक्सपेंसेस बहुत हाई तरीके से राइज हुए हैं ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो आपको समझना पड़ेगा। एंड जैसे जैसे नेक्स्ट ईयर में अगर ये इन्फ्लेशन कंटिन्यू होगा तो दीज आर सम ब्रांड्स जैसे
आईसीआई, एचडीएफसी, ये ऐसे ब्रांड्स है जो फर्दर अपने कस्टमर्स को जो भी इंक्रीज इन प्राइस होगा ये फर्दर पास ऑन कर देंगे। रिटर्न्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 86% के रिटर्न्स दिए हैं कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स, एंड सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 13% के रिटर्न्स है। और एक और चीज ये है कि ये ऑलमोस्ट 5 इयर्स पुराना स्टॉक है, लेकिन इसको एक्जैक्टली 5 इयर्स नहीं हुए, स्लाइटली लेस देन 5 इयर्स ही हुए हैं। अगली कंपनी की बात करूं तो एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो ये एक म्यूचुअल फंड कंपनी है। जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स ये लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इनको 1% जो चार्जेस आते हैं एक्सपेंस रेशियो के तौर पे, तो उससे ये बेसिकली फर्दर जो है ये अपना प्रॉफिट्स वहीं से निकालते हैं आफ्टर पेइंग ऑल द सैलरी एंड एवरीथिंग। तो वो जो नेट प्रॉफिट है दैट्स हाउ द बिजनेस कम्स। तो एचडीएफसी जो है काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है और स्ट्रॉन्ग एंड ट्रस्टेड ब्रांड है, जिस वजह से क्या है इनके म्यूचुअल फंड की एयूएम जो है लगातार ग्रो भी हो रही है। लेकिन इनकी एक अंडर परफॉर्मेंस रही है, इनकी इक्विटी के जितनी भी स्कीम्स है ये अंडर परफॉर्म करी है कंपेयर टू अदर कंपनीज म्यूचुअल फंड्स। दैट इज वाई जो है इनके नंबर्स में भी आपको दिखेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं दिखाऊं तो 3 इयर्स एंड 5 इयर्स दोनों के अगर आप नंबर देखो तो 3 इयर्स में स्टैग्नेंट है एंड 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 6% की सेल्स ग्रोथ है। वहीं प्रॉफिट की बात तो प्रॉफिट इज वेरी गुड, ऑलमोस्ट 20% के आसपास इन 5 इयर्स एंड 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 15% है। आरओसी एंड आरओई अगर हम देखें तो काफी अच्छा है, 36% एंड 27%। बट मेन कंसर्न यहाँ पे बेसिकली सेल्स का है, सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है, चीजें स्टैग्नेंट है और इसी वजह से रिसेंट टाइम में इसकी थोड़ी सी स्टॉक प्राइस डिग्रेड भी हुई थी। ईपीएस की बात करूं तो ईपीएस जो है बेसिकली 2018 से भी अगर हम देखें तो लगातार ईपीएस ग्रो हो रहा है, बट यहाँ पे चीजें थोड़ी सी नेगेटिव है, मोस्टली सेल्स की तरफ आप देखोगे तो सेल्स जो है ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हुआ है। रिटर्न्स की बात करूं तो जैसे मैंने कहा कि क्योंकि सेल्स ग्रोथ नहीं हुई है तो उस हिसाब से रिटर्न्स जो है ऑलमोस्ट -4% के हैं एंड सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगली कंपनी है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस जो है एक एनबीएफसी है जहाँ पे 28% ऑफ इट्स लाइबिलिटीज जो बेसिकली इनकी डिपॉजिटर्स का पैसा है वो फ्लोटिंग रेट पे है। तो इससे क्या होगा कि लोअर परसेंटेज है जो फ्लोटिंग रेट पे है। वही कस्टमर्स की बात करो जिन लोगों ने लोन लिया तो 42% ऑफ इट्स एसेट इज अंडर फ्लोटिंग। तो ओवरऑल फ्लोटिंग रेट में इनके ज्यादा एसेट्स है कंपेयर टू ज्यादा परसेंटेज ऑफ एसेट्स जो है लाइबिलिटीज के कंपेरिजन में ज्यादा है। तो इससे क्या होगी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से एक अच्छी कंपनी जो है अपने एसेट लाइबिलिटी का मिसमैच को बचाती है। नंबर्स की बात करूं तो सेल्स ग्रोथ की बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स में 20% के आसपास है और वहीं 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 26% है। और वहीं प्रॉफिट की बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स में 20% है, लास्ट 5 इयर्स में ऑलमोस्ट 30% का है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ऑलमोस्ट 10% का है, जो कि वेरी गुड इन लेंडिंग बिजनेस। एंड आरओई की बात करें तो ऑलमोस्ट 18% के आसपास है, विच इज वेरी वेरी गुड। तो ओवरऑल कंपनी जो है अच्छे नंबर्स के साथ बैठी हुई है। और वहीं ईपीएस की बात करूं तो कंपनी का ईपीएस जो है लगातार इंक्रीज किया सिंस 2015 भी देखे और इवन पास्ट की डेटा देखे तो कंपनी जो है काफी अच्छी है। और वही रीजन है कि कंपनी बहुत अच्छा वेल्थ भी क्रिएट करके दिया। ऑलमोस्ट 341% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स बनाए हैं कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स एंड सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 35% के रिटर्न्स है। अगली कंपनी की बात करूं तो होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। एवरेज टिकट साइज जो ये लोन देते हैं ऑलमोस्ट 10 लाख का एवरेज टिकट साइज है। नंबर्स की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में 31% एंड लास्ट 5 इयर्स में 44% से सेल्स ग्रोथ हुई है। और प्रॉफिट की बात करें तो 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 60% से ग्रो हुआ है एंड लास्ट 5 इयर्स में 84% से कंपाउंडिंग ग्रो हुआ है। तो दिखता है किस तरह की अमेजिंग ग्रोथ है। और वहीं आरओसी देखे तो ऑलमोस्ट 9.5% का है एंड आरओई जो है ऑलमोस्ट 12.5% का है। तो काफी अच्छे तरीके से इन लोगों ने अपना रिटर्न ऑन इक्विटी बनाया है। और वहीं अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो ईपीएस जो है 2021 एंड 2022 ये नंबर्स दिख रहे हैं, बट आप पास्ट भी इवन रेवेन्यू देखोगे तो काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुई है एंड रेवेन्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लेंडिंग बिजनेस। तो रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 1 ईयर पहले इसका आईपीओ आया था ऑलमोस्ट फरवरी 2021 में और वहां से 52% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स विद सीजीएल ऑफ ऑलमोस्ट 40% से ये वेल्थ क्रिएट करके दिया है। अगली कंपनी की बात करूं तो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। तो इस कंपनी की बात करूं तो ये एक और एनबीएफसी है जिसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7% के ऊपर। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी जो आप कॉस्ट ऑफ बोरिंग है एंड फर्दर आप लेंड करते हो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। तो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है। और वहीं अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बड़े पेरेंटेज के साथ ये को बिलोंग करती है, चोला ग्रुप को बिलोंग करती है। एंड प्रीवियस 2018 का जो एनबीएफसी क्राइसिस आया था उसको भी इन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से हैंडल भी किया था और डिपॉजिटर्स भी कंसिस्टेंटली इन लोगों ने ग्रो कर पाया था इवन इन दैट एडवर्स सिचुएशन। और वहीं मैं नंबर्स की बात करूं तो लास्ट 3 इयर्स में ऑलमोस्ट 12% से ग्रो हुआ है एंड लास्ट 5 इयर्स में 16% से ग्रो हुआ है इन सेल्स टर्म्स। और वहीं प्रॉफिट की बात करूं तो ऑलमोस्ट 20 to 25% के रेंज में होवर करता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बताएं तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास है, जो कि काफी अच्छा है फॉर एनबीएफसी। और वहीं आरओई देखे तो ऑलमोस्ट 20% का अमेजिंग आरओई है। नंबर्स की बात करें अगेन ईपीएस की देखें तो लगातार ईपीएस जो ग्रो किया है इन लास्ट 10 इयर्स। और वहीं रिटर्न्स की बात करें तो 216% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स। और वहीं सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 25% से वेल्थ ग्रो किया है। अगली कंपनी की बात करूं तो आवास फाइनेंसेस। तो आवास फाइनेंसेस जो ये अगेन एक हाउसिंग लोन कंपनी है, एनबीएफसी है जो होम लोन देती है फॉर स्मॉल टिकट साइज ऑफ ऑलमोस्ट 10 लाख का एवरेज टिकट साइज होता है। और वहीं नंबर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स एंड 5 इयर्स दोनों जगह अमेजिंग है, 22% एंड 33% रेस्पेक्टिवली सेल्स ग्रोथ
ग्रोथ हुई है। और वही प्रॉफिट की बात करूं तो लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 25% से ग्रो हुआ है एंड लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 45% से ग्रो हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे तो 9.5% का अमेजिंग आरओसी है, और वहीं आरओई देखे तो ऑलमोस्ट 13.5% का। तो ओवरऑल फाइनेंशियल नंबर्स जो है काफी अच्छे हैं। और वहीं ईपीएस की बात करूं तो ईपीएस भी लगातार ग्रो किया है लास्ट 7-8 ईयर्स में। अगर हम देखें तो लगातार ईपीएस ग्रो भी किया है। और आवास फाइनेंसेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो भी मैंने बनाया था कुछ महीने पहले, एंड आवास फाइनेंसेस वन कंपनी जो मुझे लगता है कि नेक्स्ट बजाज फाइनेंस बनने का पोटेंशियल रखती है। सीजीएलएल पे देखे तो 23% के रिटर्न्स बना के दिए हैं इन लास्ट 4 ईयर्स, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स पहले ये इसका आईपीओ आया था, एंड 183% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए, विच इज वेरी गुड रिटर्न। अगली कंपनी की बात करें तो इन्फो एज। तो इन्फो एज की बात करें तो किंग्स ऑफ कैपिटल में इसका एलोकेशन इसलिए हुआ है क्योंकि इन्फो एज का 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और वहीं 60% ऑफ 45,000 विच इज बेसिकली ऑलमोस्ट इसका 25,000 करोड़ का मार्केट कैप होता है, जो इनके एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के हिसाब से इसे कंसिडर किया जा रहा है, एंड दैट इज हाउ इट इज एक्चुअली बिलोंगिंग टू दिस फाइनेंशियल ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो यहाँ पे मार्शलेस इन्वेस्टमेंट ने इसकी इन्वेस्टमेंट जो है पॉलिसी बाजार है या फिर जोमेटो है या फिर अनलिस्टेड स्पेस में काफी सारे हैप्पीली अनमैरिड है या फिर शिक्षा, इस तरह की काफी सारे इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। उनकी एक मार्केट कैप की वैल्यूएशन पकड़ी गई है, एंड दैट इज मोर देन 60% ऑफ व्हाट मार्केट कैप इन्फो एज हैज करेंटली 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसलिए जो है ओवरऑल इसे एक इन्वेस्टमेंट फर्म के हिसाब से कंसिडर करके इसे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में लाया गया है। और वहीं नंबर्स की बात करूं तो लास्ट 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स दोनों जगह सेल्स जो है स्टैग्नेंट है, एंड प्रॉफिट भी जो है ये नेगेटिव है। तो इसका प्राइमरी रीजन ये है कि इन लोगों ने लगातार अपनी जो भी इन्वेस्टमेंट आई है उसको फर्दर इन्वेस्ट कर दिया है। तो प्रॉफिट इनको एक कंसोलिडेटेड लेवल पे आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज ये बेसिकली लगातार इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं जो भी इनके एक्चुअली प्रॉफिट्स होते हैं फ्रॉम द स्टैंडर्ड बिजनेस ऑफ नौकरी। ईपीएस देखे तो ईपीएस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आप देखो ईपीएस जो है लगातार इंक्रीज हो रहा है। इन बिटवीन इसका नेगेटिव आया था 2017 में, इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस नेगेटिव था, बट अदरवाइज आप देखो तो ईपीएस लगातार ग्रो कर रहा है, एंड दिस शोज द पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। कंपनी इज वेरी गुड, और थोड़ी सी डिफरेंट कंपनी है जो स्टार्टअप्स में निवेश करती है। और यहाँ पे रिटर्न्स की बात करें तो 307% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए कंपनी इन लास्ट 5 ईयर्स, एंड सीजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट 30% से इसका रिटर्न्स आए हैं। अगली कंपनी की बात करें तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये एक ब्रोकरेज फर्म है। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जस्ट लाइक जीरोधा, ये बेसिकली बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक्स या डेरिवेटिव इस तरीके के ट्रेडिंग में आपको हेल्प करती है। तो जिस तरीके से लगातार जो है लोग जो है रॉबिनहुड ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स आए हैं इन स्टॉक मार्केट एंड डेरिवेटिव मार्केट, तो यहाँ पे जितने भी ब्रोकरेज फर्म है उनको काफी अच्छा टेलविंड भी मिला है, एंड आईसीआईसीआई बैंक का बैकिंग है इनके पास। टायर 2 सिटीज टाउन्स में बहुत अच्छा नेटवर्क भी है, एंड वैसे सिचुएशंस में इनकी बिजनेस जो काफी अच्छे से ग्रो भी करेगा बिकॉज ऑफ नेटवर्क इफेक्ट। नंबर्स की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में ऑलमोस्ट 25% से ग्रो हुआ है, एंड लास्ट 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 25% से ग्रो हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 3 ईयर्स में 41% से कंपाउंड किया है, एंड प्रॉफिट इन 5 ईयर्स ऑलमोस्ट 32% से कंपाउंड किया है। तो दिखता है किस तरह की ग्रोथ रही है कंपनी की। आरओसी बहुत अच्छा है, ऑलमोस्ट 27%, आरओई ऑलमोस्ट 65% है। तो दिस इज वेरी गुड नंबर्स। और वहीं अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो ईपीएस जो लगातार ग्रोथ किया, आप देखो 4.2, 17, 15, 16, 33 एंड 42। इन बिटवीन थोड़ा सा स्लगिश रहा था इन 2019-20 स्पेशली 19 में, बट अदरवाइज आप देखोगे तो काफी अच्छी तरीके से ईपीएस भी ग्रो हुआ है। रिटर्न्स की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी नजर आती है मुझे, क्योंकि आप देखो रिटर्न इसने कुछ खास बना के दिए नहीं है। सिंस अप्रैल 2018 इसका आईपीओ था, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स से स्लाइटली अबव है, तो उसमें इसने रिटर्न्स कुछ खास बना के दिए नहीं है। एंड सीएजीआर लेवल पे देखे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिटर्न्स है, -1% के सीएजीआर रिटर्न्स है। तो ओवरऑल ये जो 12 कंपनीज है इनके रिटर्न्स अगर हम लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो ऑलमोस्ट 14 to 15% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो ये रिटर्न्स आपको बहुत ही ऑर्डिनरी और बहुत एबनॉर्मल नहीं दिखेंगे। दिस इज गुड, बट बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं है, एंड इसका प्राइमरी रीजन है कि इसमें काफी अच्छी पोटेंशियल फ्यूचर टाइम में आने वाली है। तो जैसा हमने देखा कि कंपनीज के बिजनेस जो है काफी अच्छे तरीके से ग्रो हुए हैं, हालांकि रिसेंट टाइम में थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस रहा है, बट नेवरदलेस जिस तरीके से इन्फ्लेशन आया है तो ये अक्रॉस सेक्टर्स जो है थोड़ा सा हिट हुआ है। बट जैसे जैसे चीजें टर्न अराउंड होंगी, जैसे जैसे ग्रोथ आएगी वापस, तो फाइनेंशियल सेक्टर इज डेफिनेटली वन सेक्टर जहाँ पे इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट का बेनिफिट भी आएगा। और क्योंकि स्टॉक ने अंडर परफॉर्मेंस दिया लास्ट कुछ साल, तो आने वाले टाइम में ये कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग के हिसाब से काफी अच्छे तरीके से रिटर्न भी देना चाहिए। तो दिस इज वन सेक्टर जिसको आपको निवेश करने का डेफिनेटली सोचना चाहिए। और अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक हम अपने चैनल पे कवर करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।